गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात कर रहे हैं आपके चैप्टर कंपनी चैप्टर की हम लोग बात कर रहे हैं। आप कह सकते हैं अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल और इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर, ये एक ही नेम है। तो ये सब क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, इशू करना क्या होता है, शेयर कैपिटल क्या होता है, ये सब पार्ट है कंपनी का। अब कंपनी क्या होता है, अगर कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन काम में ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, उस कंपनी में जो भी आपको फाइनेंस अरेंज करना होता है, बिजनेस के लिए पैसा चाहिए होता है, कंपनी लाती कहाँ से है? वो कंपनी लाती है अपने शेयर्स को मार्केट में सेल करके, फिर वो कंपनी अमाउंट अरेंज करती है और वो अमाउंट अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करती है और बिजनेस में उससे प्रॉफिट अर्न करती है। तो ये एक पूरा एक सर्कल होता है कि कंपनी मार्केट से पैसा लेती है, उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करती है, इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट अर्न करती है और प्रॉफिट प्लस वो बोरोड अमाउंट फिर से मार्केट में जिससे लिया उसी को दे देती है, इन्वेस्टर्स को पेमेंट कर देती है। तो एक सर्कल चलता रहता है। अब ये जो सर्कल है, इसको हम लोग रिकॉर्ड कैसे करते हैं, कैसे कंपनी के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, कंपनी होती क्या है, किस तरह से कंपनी वर्क करती है या किस ट्रांजेक्शन में कंपनी डील करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंपनी क्या होती है। तो कंपनी क्या है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, एक ग्रुप ऑफ पर्सन है रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट 2013 और एक्ट मेड बिफोर इट। मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो गया वो कंपनी हो जाता है। एक ग्रुप ऑफ पर्सन जो पार्टनरशिप एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो गया वो पार्टनरशिप हो जाता है, राइट। तो ऐसा ग्रुप ऑफ पर्सन, एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कि कंपनी एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हो चुका है एज अ कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस एसोसिएशन को हम लोग क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं, राइट। कंपनी जो एक्ट है या कंपनी जो रूल है वो कौन सा रूल चलता है, पहले कंपनी रूल था 1956 हमको फॉलो करना होता था, लेकिन अब इस रूल में कुछ चेंजेस कर दिए 2013 में और अब इसको नेम दे दिया कंपनी एक्ट 2013। तो अगर आप एक कंपनी बनाना चाहते हैं या एसोसिएशन ऑफ पर्सन जो कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड होना चाहता है या एक कंपनी बनाना चाहता है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंपनी नेम दे सके, तो उनको इस एक्ट यानी इस रूल को, इस लॉ को फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तो ये लॉ आपको बताता है कि अगर आप एक कंपनी बना रहे हैं तो कंपनी कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से एक्टिविटी आपको करनी होती है, कैसे आप ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड करने क्या रूल एंड रेगुलेशन, क्या प्रोसेस होते हैं, सब कुछ अलग, वो सब आपको ये लॉ बताएगा, राइट। अब कंपनी के फीचर पे हम लोग बात करें, बॉडी कॉर्पोरेट और आर्टिफिशियल पर्सन, यानी इन आई ऑफ लॉ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। मतलब आर्टिफिशियल मीन जिससे ह्यूमन बॉडी बनाता है, बॉडी कॉर्पोरेट मीन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसने जैसे ह्यूमंस ने बनाया है अपने सेल्फ मोटिव के लिए, बेनिफिट के लिए, उसको हम लोग कहते हैं कंपनी, एक बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। और कंपनी एक बॉडी कॉर्पोरेट है और बॉडी जैसे एक पर्सन्स को सारे राइट होते हैं वैसे काफी हद तक कंपनी को भी वो सारे राइट होते हैं। एक पर्सन अपने नाम से एसेट परचेज कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है। एक पर्सन अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है। एक पर्सन अपने नाम से डॉक्यूमेंट साइन कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है। एक पर्सन अपने नाम से बिजनेस कर सकता है, कंपनी भी कर सकती है। तो ये सारे राइट जो पर्सन को मिलते हैं काफी हद तक कंपनी को भी मिल रहे हैं। इसलिए आई ऑफ लॉ कंपनी की जो लॉ है या लॉ के नजरों में कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना है, एक बॉडी कॉर्पोरेट माना है, जो कि सारे राइट वही जो पर्सन को मिलते हैं वो कंपनी को भी मिलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स है वो सेपरेट सेपरेट हैं, यानी कंपनी के मेंबर अगर सेल्फ बेनिफिट के लिए कोई काम कर रहे हैं तो उससे कंपनी इफेक्ट नहीं होगी, राइट। तो कंपनी और कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी होते हैं, राइट। कंपनी को अगर अमाउंट चाहिए तो वो अपने मेंबर से लेगी और मेंबर जो भी पैसा देगी कंपनी की वो लाइबिलिटी, हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, तो सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ कंपनी ये लॉ बता रहा है। लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ मेंबर, जितने भी कंपनी के मेंबर्स होंगे या जो भी पर्सन कंपनी में अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। एक्सेप्शनल केसेस में अनलिमिटेड हो सकती है, लेकिन फेवरेबल केस में क्या होती है, वो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब अगर आपने 1 लाख रुपीज कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया और कंपनी को लॉस हो गया तो आप केवल 1 लाख रुपीज को लॉस को बियर करने के लिए ही लायबल हैं, इससे ज्यादा लॉस या अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी से आप लॉस कवर करने के लिए लायबल नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। परपेचुअल सक्सेशन यानी कंटिन्यूअस स्टेटस, कंटिन्यूअस स्टेटस मतलब एक बार कंपनी रजिस्टर्ड हो गई या अकॉर्डिंग टू लॉ एक बार कंपनी बन गई, राइट। कंपनी का जो रजिस्ट्रार है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस है, उसमें जो पर्सन ऑथोराइज्ड है, अगर उसने अपनी कंपनी, आपकी कंपनी का नाम अपने रजिस्टर्ड में नोट कर लिया तो वो कभी बंद नहीं होगी, उसका स्टेटस रेगुलर रहेगा, चाहे आप उसमें बिजनेस ना करो, चाहे कोई एक्टिविटी नहीं करो, लेकिन फिर भी वो उस रजिस्टर में उसका नेम एंटर है तो कंपनी का एग्जिस्टेंस रहेगा,
रहे, एग्जिस्टेंस रहेगा मतलब वो नेम किसी और को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अभी वो कंपनी चल रही है इन आई ऑफ रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार की नजरों में अभी वो कंपनी चल रही है। कंपनी बंद आप और मैं नहीं कर सकते, मेंबर नहीं कर सकते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकते। कंपनी को बंद करने का राइट किसे है? केवल लॉ को। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो स्टेटस है वो कंटिन्यू चलता रहता है, कंपनी कभी बंद नहीं होती है। कंपनी मेंबर कैन कम एंड गो बट कंपनी कंटिन्यूस, मेंबर आते जाते रहते हैं, कम होते हैं ज्यादा होते हैं, लेकिन उससे कंपनी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी क्या है? रेगुलर चलती रहती है। क्यों? क्योंकि जब तक उसका नाम उस रजिस्ट्रार के रजिस्टर में से नहीं हट जाता तब तक कंपनी का फिजिकल एग्जिस्टेंस रहता है। और फिजिकल एग्जिस्टेंस का बेनिफिट ये रहता है कि उसी नेम की किसी दूसरी कंपनी को ऑथराइजेशन नहीं मिलती है अपने बिजनेस रन करने के लिए। कैन बी टर्मिनेटेड ओनली थ्रू लॉ, यानी कंपनी अगर टर्मिनेट हो रही है तो केवल लॉ के थ्रू ही हो सकती है। राइट आप और मैं पर्सनल डिसीजन लेके या म्यूचुअल कंसेंट करके कंपनी को बंद नहीं कर सकते। कंपनी केवल लॉ के थ्रू ही बंद होती है। और लॉ कैसे बंद करता है? रजिस्ट्रार के रजिस्टर में से नाम अगर कट गया तो वो कंपनी टर्मिनेट हो जाती है। कॉमन सील, अब बात ये करते हैं कि कंपनी ने अपने नाम से परचेज कर लिया, कंपनी ने अपने नाम से असेट परचेज कर ली, कंपनी अपने नाम से ट्रांजेक्शन कर रही है, तो कंपनी के सिग्नेचर तो होने चाहिए ना। आज आप अपना नाम से ट्रांजेक्शन करें तो आपका सिग्नेचर होता है, कंपनी अपने नाम से ट्रांजेक्शन करे तो कंपनी का भी सिग्नेचर होता है। अब कंपनी कोई पर्सन तो है नहीं जिसके हैंड्स है, जिनके लेग्स है, कोई सेपरेट बॉडी फिजिकल एग्जिस्टेंस है उनका, नहीं। लेकिन कंपनी भी अपने डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं। किस तरह से? कॉमन सील। कॉमन सील मतलब जो रबर स्टैंप होते हैं, राइट। आपका स्कूल है, आप फीस डिपॉजिट करवाते हैं तो फीस डिपॉजिट की एक रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट में आप देखना उसमें एक रबर स्टैंप होता है, यानी कि कॉमन सील होती है, प्लस जो प्रिंसिपल या ऑथराइज पर्सन है उनके सिग्नेचर होते हैं। जब तक वो कॉमन सील वहां पर नहीं होगी तब तक वो स्कूल का डॉक्यूमेंट नहीं होगा। तो इसी तरह से अगर कंपनी अपना कोई डॉक्यूमेंट बना रही है या डॉक्यूमेंट साइन करना चाहती है तो कंपनी को क्या करना होगा? कंपनी को उसे कॉमन सील से अटेस्टेड करना होगा, रबर स्टैंप उस पर लगाना होगा और ऑथराइज पर्सन को उसको इनिशियल करना होगा, तब जाके वो कंपनी का डॉक्यूमेंट बनता है। तो कंपनी अपने डॉक्यूमेंट इस रबर स्टैंप कॉमन सील से इनिशियलाइज करती है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अगर मैं आपकी कंपनी का मेंबर हूं या मैं किसी और कंपनी पब्लिक कंपनी का मेंबर हूं तो मैं अपनी शेयर्स को किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूं। मैं अपनी इंटरेस्ट को किसी और को ट्रांसफर करके जा सकता हूं, मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है अगर पब्लिक कंपनी है तो। अगर आपकी कंपनी में शेयर होल्डर हूं, मैंने पैसा लगा रखा है, तो मैं अपना वो शेयर किसी थर्ड पर्सन को बेच के जा सकता हूं। इससे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। मिसयूज और बीसयूज, मिसयूज और बीसयूज, अगर कंपनी किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रही है, यानी कंपनी क्योंकि आर्टिफिशियल पर्सन है, बॉडी कॉर्पोरेट है, तो जैसे आप किसी पे केस कर सकते हैं, कोई पर्सन आप पे केस कर सकता है, इसी तरह से जब कंपनी को एक बॉडी कॉर्पोरेट और आर्टिफिशियल पर्सन का स्टेटस मिल गया है तो कंपनी भी किसी को केस कर सकती है और कंपनी पर भी कोई केस कर सकता है। तो कंपनी कैन बी स्यू टू अदर्स और स्यूड बाय अदर्स, किसी और को भी स्यू कर सकती है और कोई और कंपनी को भी स्यू कर सकता है, केस कर सकता है, वाद दायर कर सकता है। तो उसको ये फीचर है कंपनी का। बीइंग अ लीगल पर्सन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, तो क्योंकि कंपनी क्या है? एक लीगल पर्सन है, तो कंपनी क्या कर सकती है? किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, अपने डॉक्यूमेंट को साइन कर सकती है बाय इट्स अ कॉमन सील, अपनी कॉमन सील के थ्रू। अब बात करते हैं कंपनी के टाइप्स कितने होते हैं। तो बेसिकली कंपनी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, बहुत तरह के टाइप्स होते हैं। लेकिन जो कोर्स में है वो है ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के बेस पे कंपनी तीन तरह की होती है, वन पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। वन पर्सन कंपनी क्या होता है? जिसको शॉर्ट आप ओपीसी कहते हैं। कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 2 सब सेक्शन 62 में ये लॉ आया कि एक पर्सन भी कंपनी बना सकता है। अब सर एक पर्सन कंपनी कैसे बना सकता है? एक पर्सन कंपनी ऐसे बना सकता है कि मैं एक पर्सन हूं, मैं चाहता हूं कि मेरा एक बिजनेस बहुत बड़ा हो, जिससे बहुत सारे लोगों को मैं एम्प्लॉयमेंट दूं और बिजनेस का स्केल लार्ज स्केल हो, लेकिन मेरी किसी और बंदे से नहीं बनती। मैं किसी और बंदे के साथ बिजनेस नहीं कर सकता, या किसी को अपना पार्टनर या किसी को अपना शेयर होल्डर नहीं बना सकता। मेरे पास अमाउंट है, मैं बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा और केवल मैं ही इन्वेस्ट करूंगा। तो इस फॉर्मेट को कंटिन्यू करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 में एक रूल आया और वो है ओपीसी। ओपीसी के अंदर एक पर्सन मेंबर बनकर कंपनी बना सकता है। वो पर्सन कौन होगा? नॉर्मल पर्सन हो सकता है, मस्ट बी इंडियन सिटीजन। नॉर्मल पर्सन होगा, नॉर्मली पर्सन, आप और मैं जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, दो हाथ दो पैर एक मुंह है,
ये सब नॉर्मल पर्सन में काउंट होते हैं। इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस होना चाहिए, प्लस इंडियन सिटीजन होना बहुत जरूरी है। फॉरेन पर्सन या फॉरेन सिटीजन जो है, अब्रॉड सिटीजन जो है, वो किसी भी कंपनी को 1% कंपनी नहीं बना सकता इंडिया में रहते हुए। नॉट बी माइनर, माइनर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए एसेंशियल एलिमेंट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट के लिए माइनर कैन नॉट टेक अ पार्ट इन कॉन्ट्रैक्ट। तो एज अ कॉन्ट्रैक्ट माइनर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं बन सकता, इसीलिए माइनर 1% कंपनी भी नहीं बना सकता। तो माइनर नहीं होना चाहिए। रेसिडेंट इन इंडिया, अब रेसिडेंट इंडिया और इंडियन सिटीजन में क्या फर्क होता है? रेसिडेंट इन इंडिया, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लेकिन वो रेसिडेंशियल स्टेटस भी होना चाहिए उसका। मतलब मैं इंडियन सिटीजन हूँ, इंडियन सिटीजन मतलब मैं भारत में ही जन्मा हुआ हूँ, और मेरा जन्म भारत में, मेरे मदर और फादर दोनों भारत में ही यानी इंडिया में ही रहते थे, और मेरा जन्म भी इंडिया में हुआ, तो मैं इंडियन सिटीजन हो गया, मुझे इंडिया की सिटीजनशिप मिल गई। लेकिन मैं रहता इंडिया में नहीं हूँ, मैं तो अमेरिका में रहता हूँ बचपन से ही, जब से मेरा जन्म हुआ, या जब से मैंने बिजनेस करना स्टार्ट किया, या जब से मैं एक मेजर हो गया, मैं इंडिया के बाहर जाके रहने लग गया। अब इंडिया के बाहर जाके रहने लग गया तो मैं इंडियन सिटीजन तो हूं, लेकिन रेसिडेंट इंडियन नहीं हूं। मतलब मेरा रेजिडेंशियल स्टेटस, जिस ईयर आप 1% कंपनी बना रहे हैं, उसी ईयर आपका रेजिडेंशियल स्टेटस कैसा होना चाहिए? रेजिडेंशियल इन रेसिडेंट इन इंडिया। आप NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियन नहीं होने चाहिए, आप इंडिया में ही आपको रहना जरूरी है। अब कैसे पता चलेगा सर? मैं तो आता जाता रहता हूँ, कभी इंडिया में कभी बाहर, कभी इंडिया में कभी बाहर। तो जिस ईयर आप 1% कंपनी बना रहे हैं, उस ईयर एटलीस्ट आपको 182 डेज इंडिया में रहना जरूरी है, तो आप रेसिडेंट कहलाएंगे, अदरवाइज आप रेसिडेंट नहीं कहला सकते। तो ये बहुत ब्रॉड नॉलेज है, बहुत वाइड नॉलेज है, आपको थ्योरी के बेस पे इतनी जरूरत नहीं है, आप केवल इस पॉइंट्स को ही जज कर सकते हैं, और यही आपके थ्योरी बेस के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट नोट आ सकता है इसमें आपके। पेड पेडअप जो शेयर होगी, पेड शेयर होंगे, पेड अप शेयर कैपिटल इज नॉट मोर देन 50 लाख। मतलब जो भी आप अपने बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये लिमिट हो गई इसमें 1% कंपनी में। प्लस एवरेज एनुअल टर्नओवर, मतलब एक साल का टर्नओवर, एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 सालों का मिलाकर जो सेल है, पिछले 3 सालों की जो एनुअल सेल, एनुअल टर्नओवर है, डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया और अगले 3 सालों में आपका जो टर्नओवर है 2 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया, तो आपको अपनी 1% कंपनी को टर्मिनेट करना पड़ेगा, और आपको उसको चेंज करना पड़ेगा किसी और फॉर्म में जिसका टर्नओवर स्केल या टर्नओवर क्राइटेरिया लिमिटेशन ज्यादा बड़ी हो, राइट। तो ये 1% कंपनी के कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल यानी कम से कम आपको 1 लाख रुपए लगाना पड़ेगा, और अगर आपको पब्लिक कंपनी बनानी है तो कम से कम आपको 5 लाख रुपए से रजिस्ट्रेशन उसका करवाना पड़ेगा। ये दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता दूं। नंबर ऑफ मेंबर्स, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 2, और मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं, इससे ज्यादा नहीं हो सकते, कम से कम 2, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 200 होने चाहिए। पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने जरूरी हैं, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। यही फायदा पब्लिक कंपनी में होता है कि आप कितने भी मेंबर बना सकते हैं, जितने ज्यादा मेंबर होंगे उतनी ज्यादा कैपिटल होगी, और जितनी ज्यादा कैपिटल होगी आपके पास बिजनेस में उतना ज्यादा पैसा होगा, और जितना पैसा होगा उतना बिजनेस बड़ा होगा, प्रॉफिट होगा। तो अगर आपकी कैपेसिटी ज्यादा बड़ा बिजनेस करने की है तो आपको इनिशियल कैपिटल ज्यादा लगानी पड़ेगी। इससे आपको जो बेनिफिट है, वो फर्स्ट बेनिफिट आपको मिलता है कि आप मैक्सिमम कितने भी, कोई लिमिट नहीं है मेंबर बनाने की, कितने भी पर्सन को आप मेंबर बना सकते हैं और कितने भी पर्सन से आप अमाउंट कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ मैक्सिमम पर्सन है उसकी लिमिट जो है 200 है। एडवर्टीजमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपनी कंपनी में शेयर्स को, इन्वेस्टर को इन्वाइट करना चाहते हैं पब्लिकली, कि आप मार्केट में एडवर्टाइज कर दो, आप नेट पे एडवर्टाइज कर सकते हो, इंटरनेट पे आप ऑडियो विजुअल एडवर्टाइज कर सकते हो, आप पेपर में दे सकते हो, आप प्रॉस्पेक्टस इशू करा सकते हो। ये क्या मतलब है इसका? इन सब एडवर्टाइजमेंट का मतलब ये है कि आपके इन्वेस्टर बड़े लोग आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करें और पैसा लगाएं, इंटरेस्ट दिखाएं। तो अगर आपके पास एक प्राइवेट कंपनी है तो आप इस तरह का कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको राइट नहीं है। अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपके पास ये बेनिफिट है कि आप एडवर्टाइज कर सकते हैं, और पब्लिकली, ओपन पब्लिक में आप इन्विटेशन दे सकते हैं और पब्लिक को इनवाइट अब यहाँ मेंबर कैसे बनते हैं सर? यहाँ मेंबर ऐसे बनते हैं जैसे मैं हूँ, मेरे ब्रदर है, मेरे ब्रदर का फ्रेंड को मैंने मेंबर बना दिया, मेरे ब्रदर को मैंने मेंबर बना दिया, मेरे ब्रदर के और रिलेटिव्स को मैंने मेंबर बना दिया, मेरे फादर को मैंने, मतलब रिलेटिव्स टू रिलेटिव चैन बनती है, और ये चैन यानी मैक्सिमम पर्सन कितने होनी चाहिए? 200। लेकिन यहाँ आप केवल एक इंटरनेट पे ऐड दे दो, अब चाहे आपका रिलेटिव हो या नहीं हो, जितनी भी पॉपुलेशन इंडिया की है वो सब देखेंगे,
और सब पब्लिकली इनवाइट कर सकते हैं, रिलेटिव होना जरूरी नहीं है। तो इसमें बेनिफिट ये मिलता है, बहुत जल्दी कंपनी ग्रोथ कर जाती है। ट्रांसफरेबिलिटी शेयर्स, अगर आप की प्राइवेट कंपनी है और आपकी कंपनी में मेंबर हूं, तो मैं अपने इंटरेस्ट को, अपनी शेयर को किसी थर्ड पर्सन को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये राइट मुझे नहीं है। यानी प्राइवेट कंपनी में जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने शेयर्स को, यानी अपने इंटरेस्ट को या अपने बेनिफिट्स को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते बिना ओनर की कंसेंट के। लेकिन पब्लिक कंपनी में ऐसा नहीं होता, अगर आप चाहें तो बिना ओनर की कंसेंट और बिना ओनर की एक्सेप्टेंस के, आप बिना ओनर की कंफर्मेशन के आप अपने शेयर्स को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करके जा सकते हैं। इसमें ओनर कोई आपको इन्वॉल्वमेंट नहीं देगा, ना ओनर आपको किसी भी तरह को प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्राइवेट लिमिटेड वर्ड, जो भी प्राइवेट लिमिटेड वर्ड है आपको यूज करना होता है। अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड जरूर यूज करना पड़ेगा, या फिर आप प्राइवेट लिमिटेड यूज कर सकते हैं या लिमिटेड वर्ड को यूज कर सकते हैं। तो प्राइवेट लिमिटेड, अगर आप प्राइवेट कंपनी है तो आपको ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप पब्लिक कंपनी है तो आपको प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, आप केवल लिमिटेड वर्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन चाह के भी आप प्राइवेट लिमिटेड वर्ड का यूज नहीं कर सकते पब्लिक कंपनी अगर है तो। ये आपका टाइप्स ऑफ कंपनी है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। टाइप्स ऑफ कंपनी है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के बेस पे भी हम कंपनी को डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड होती है। एक होता है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी और एक होता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी नाम से पता चल रहा है कि लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड, यानी जितने भी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कंपनी में लिमिटेड होती है। और अनलिमिटेड लाइबिलिटी मींस शेयर होल्डर्स जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइबिलिटी उनकी इन्वेस्टेड अमाउंट तक तो लिमिटेड है ही, इसके अलावा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो उनका लॉस होगा ही होगा, इसके अलावा उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मींस है देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी में बी एट रिस्क। अगर लॉस इतना हुआ कंपनी को कि कंपनी के शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी, ये शेयर होल्डर्स का जो इन्वेस्टमेंट है वो सफिशिएंट नहीं है, तो कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के शेयर होल्डर्स, यानी कंपनी के मेंबर्स और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको कंपनी के लॉस को कवर करने के लिए अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी को सेल करना पड़ेगा, वहां से अमाउंट लाना पड़ेगा और वो अमाउंट कंपनी को देना पड़ेगा जिससे कंपनी अपने लॉस को कवर कर सके। मतलब जितना इन्वेस्टमेंट किया वो तो डूब गया, प्लस आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी रिस्क पे आ सकती है अगर आप एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के मेंबर हैं तो। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। नाम से पता चल रहा है कंपनी में शेयर होल्डर जो होते हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। लिमिटेड मींस कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, तो यहाँ पे जो लाइबिलिटी लिमिटेड है वो उतनी है जितने कि आप शेयर खरीद रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने 1000 शेयर परचेज कर लिए, राइट, 1000 शेयर परचेज कर लिए एट द रेट 100 ईच, तो कंपनी को आपको 1 लाख रुपीज देना होगा। आप कंपनी को 1 लाख रुपीज देंगे और कंपनी आपको 1000 शेयर सोल्ड कर देगी। लेकिन आपने अभी तक 80,000 कंपनी को पेड कर दिया, ठीक है, आपने अभी तक कंपनी को 80,000 पे कर दिया। अब कंडीशन ये आ गई कि कंपनी लिक्विड हो रही है, कंपनी को अमाउंट की रिक्वायरमेंट है, तो कंपनी आपसे केवल 20,000, ये जो लमसम अमाउंट है इसमें से जो भी रिमेन रहा वही रिमेनिंग पार्ट कंपनी आपसे कॉल कर सकती है, राइट। इससे ज्यादा कॉल नहीं कर सकती, क्योंकि अगर इससे ज्यादा 21,000 कॉल करेगी तो वो आपकी शेयर परचेज जो वैल्यू है उसकी ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर बात यही है कि जो लिमिटेड है आपकी लाइबिलिटी, शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है, वो कितना है, जितना वो शेयर परचेज कर रहे हैं। यानी 1 लाख रुपीज के शेयर परचेज किए तो आपकी लाइबिलिटी केवल 1 लाख रुपीज तक ही है। कंपनी आपसे 1 लाख रुपए से ज्यादा लाइबिलिटी बियर करने के लिए नहीं कह सकती, या 1 लाख रुपए से ज्यादा आपको लॉस नहीं दे सकती। तो ये कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी मींस है अप टू द अमाउंट दे प्रॉमिस टू कंट्रीब्यूट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कई बार क्या होता है कंपनी एक्सेस लॉस की वजह से, एक्सेस लाइबिलिटी की वजह से कंपनी वाइंडिंग अप पे चली जाती है। तो वाइंडिंग अप पे चली जाती है, तो वाइंडिंग अप पे क्यों जाती है, क्योंकि एक्सेस लॉस या एक्सेस लाइबिलिटी होती है। अब शेयर होल्डर्स कंपनी के लिए क्या करते हैं, कई बार शेयर होल्डर्स कंपनी के लिए एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करते हैं कि अगर एक्सेस लॉस है या एक्सेस लाइबिलिटी है और कंपनी बंद हो गई तो शेयर होल्डर का जितना भी पुराना इन्वेस्टेड अमाउंट है वो लॉस हो जाएगा, वो डूब जाएगा, वो बैड डेप्ट हो जाएगा, मिल नहीं पाएगा। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, शेयर होल्डर कंपनी को ये कहते हैं कि एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब आप वाइंडिंग अप हो रहे हैं, अगर एक्सेस लाइबिलिटी की वजह से वाइंडिंग अप हो रहे हैं तो उस एक्सेस लाइबिलिटी में 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख जितना शेयर होल्डर्स की कैपेसिटी है वो उतना कंट्रीब्यूट करने का प्रॉमिस कर देता है। लेकिन कब, जब कंपनी वाइंडिंग अप होगी, केवल तब। तो इस केस में अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो रही है, आपने पहले से 4 लाख रुपीज इन्वेस्ट कर रखे हैं और कंपनी को प्रॉमिस कर दिया कि वाइंडिंग अप के टाइम पे आप कंपनी को 5 लाख रुपीज और पे कर सकते हैं एक्सेस लॉस में, यानी एक्सेस लाइबिलिटी में, तो कंपनी आपसे वो 5 लाख रुपीज जो आपने प्रॉमिस किया केवल वही मांग सकती है, उससे ज्यादा नहीं मांग सकती। इस केस में क्या था, आपने 4 लाख के शेयर परचेज किए तो 4 लाख के शेयर से ज्यादा आपसे पैसा नहीं मांग सकती, तो उसको कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर।
लेकिन आपने गारंटी दे दी कि 4 लाख शेयर परचेज किए, वो तो आप दोगे ही, लेकिन इसके अलावा वाइंडिंग अप पे टाइम पे अगर एक्सेस लाइबिलिटी, तो उस लाइबिलिटी में भी अगर आपने अपनी शेयर देने की प्रॉमिस कर दिया तो कंपनी वो भी अमाउंट आपसे मांग सकती है, लेकिन उस प्रॉमिस से ज्यादा कंपनी आपसे नहीं ले सकती। यानी आपकी लाइबिलिटी कितनी हो गई, एक तो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो, और इसके अलावा जो कंट्रीब्यूट करने का आपने प्रॉमिस किया है, गारंटी दी है, उस गारंटी तक आपकी अमाउंट क्या होगी, लिमिटेड हो जाएगी, आपकी जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाएगी।